बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मैं आपको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहता हूं। और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। उम्मीद करते हैं कि हमारे जो देखने वाले हैं वो खैरियत से होंगे और अपने दिन का आगाज़ जो है वो एक अच्छी सोच और पॉजिटिव सोच के साथ करें होंगे। क्या बात, कैसी हैं ज़रा आप? बिल्कुल ठीक। फ़हीम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ज़रा आपको एंटीने वाला दौर याद है? हाँ, याद है। शुक्र है। किसी लड़कियों को अगर अच्छी तरह याद भी हो तो कहती है नहीं मुझे तो नहीं याद, एक्चुअली मैं तो लेट 90s में पैदा हुई हूँ। एग्जैक्टली। तो पहले के दौर में और आज के दौर में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे याद है कि हमें कंप्यूटर जब नया 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 तो नहीं, हमारे लिए नया नया था, ये अर्ली 2000 की बात है। तो कंप्यूटर सीखने के लिए एक डिप्लोमा वो किया गया, 1.5 साल का डिप्लोमा, जिसमें उसको थोड़ा सा खोलना और कुछ ऑपरेट करना और कोई बेसिक एप्लीकेशंस वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते थे। तो वक्त गुजरता गया, उस वक्त बड़ा बेहतर फील करते थे कि यस हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर लेते हैं, चला लेते हैं। अगर आज हम देखते हैं एक 1.5 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा वो लैपटॉप को ऑन कर लेता है, वो उसके सामने उसे पता है कि डबल क्लिक करना है मुझे और ये एक जो है ना वो खोलना है फोल्डर, या सामने अगर कोई वीडियोस वगैरह हैं उसकी मर्जी के कार्टून्स वगैरह तो उसको रोकना है, उसे बंद करना है। तो ये सारा कुछ आज मुमकिन है। बच्चे कितने एडवांस हो गए हैं। बिल्कुल, लगता है पैदा होते ही उनका कुछ ब्रेन इस तरह का है कि पता नहीं, एक क्लिक करते हैं। और मैं अपना एक छोटा, मेरा बहुत कजिन है 1.5 साल या पौने 2 साल का, वो बीच में अगर ऐड आ जाते हैं तो वो स्किप ऐड करना चेक करें कि वो आराम से वो इस तरह कर देता। तो मैंने सोचा इसको कैसे आइडिया हो, मतलब इतने इंटेलिजेंट है आजकल के बच्चे। अच्छा, वो जब पैदा होते हैं बच्चे तो तब मतलब सिर्फ अम्मा अब्बा और बच्चा, इतनी छोटी सी फैमिली होती है ना, तब से वो बेटा, अभी बच्चा छोटा सा होता है अभी, और माँ और बाप दोनों ऐसे मोबाइल पकड़ के बैठे होते हैं। तो वो उसे फ़ोन की जो रोशनी है ना वो भी अट्रैक्ट करती है कि क्या है, मैं इसको पकड़ूं, मैं खेलूं इसके साथ, ये तो बड़ी कोई अच्छी चीज़ है। मगर खैर, ये इस दौर के बच्चे हैं, टेक्नोलॉजी के बच्चे। तो टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बेशुमार आसानियाँ पैदा हुई हैं। बहुत सारी सहूलतें हम लोगों ने इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो है वो हासिल की हैं। मगर फिर भी ये मोबाइल, टैब और कंप्यूटर वगैरह से माहिरीन जो हैं वो मना ही करते रहे कि अपने बच्चों को बड़ा एक लिमिटेड टाइम दें, अपने सामने वक्त दें, क्योंकि इसके जितने फ़वाइद हैं उतने ही इसके नुकसानात भी हैं। अगर क्योंकि एज होती है, उस एज में जो है अगर आप गलत रास्ता इख्तियार करते हैं तो आपके पास बिगड़ने के आम बच्चे की निस्बत कई गुना ज़्यादा मौक़े मौजूद होते हैं, ज़्यादा होते हैं। लेकिन फ़हीम, अब दौर ऐसा है कि आप टेक्नोलॉजी के बगैर रह भी नहीं सकते और आपको इसका इस्तेमाल भी करना है, तो वो किस तरीके से किया जा सकता है, वालिदैन की क्या जिम्मेदारी बनती है, इस हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर गेस्ट भी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है राना आसिफ हबीब, जो कि माहिर तालीम हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। फ़हीम भाई कैसे हैं? ठीक ठाक। ठीक ठाक। राना साहब, आपके दौर में कंप्यूटर होता था? फ़हीम भाई कंप्यूटर तो बहुत ही लेट आया। एंड 90s में 486 आया, फिर उसके बाद ये कंप्यूटर विंडोज के आए। हाँ। तो ये बहुत लेट हमें तो मिला। सही। और राना साहब, ये क्या समझते हैं कि आज का दौर जब सारी तालीम वगैरह भी बच्चों की ये ऑनलाइन हो गई है और स्मार्टफोन्स या आपको कंप्यूटर जो है ना वो लाजमी हो गया बच्चे को देना, तो अब हम उन्हें वो जो स्क्रीन टाइम है उस पर बच्चों को रोक नहीं सकते। अब बच्चों के पास भी एक जवाज़ है। क्या समझते हैं आप कि वालिदैन की क्या जिम्मेदारियां हैं जो आजकल बढ़ गई हैं? फ़हीम भाई, जिस तरह सोसाइटी में टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन हुआ, इर्तका हुआ, और ये इर्तका दुनिया में जब से हिस्ट्री रही है, हर नई इजाद का इर्तका जो है वो स्पॉन्टेनियसली बेसाख्ता होता है। लेकिन जब वो इजाद हो जाती है तो उससे होने वाले फ़वाइद और नुकसानात का जो माशरा है वो आता करता है। और ख़ास तौर पे वालिदैन की जो ड्यूटी ऑफ केयर है टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ जाती है कि उन्होंने डिजिटल कम्युनिकेशन को, गैजेट कम्युनिकेशन को किस तरह अपने बच्चों के लिए जो है बेटर सोशलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करना है, और किस तरह उनसे उनकी चाइल्ड डेलिक्वेंसी की जानिब
होने वाले जो नुकसानात हैं बच्चों के, उनको किस तरह से उन्होंने मैनेजमेंट की तरफ लेके जाना है, डाइवर्जन की तरफ लेके जाना है, या उनको अल्टरनेटिव वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है मुतबादिल जो है ज़राए मुहैया करने। और वो तभी होता है कि आपको अपनी बेसिक जिंदगी की हैबिट्स में तब्दीली लानी पड़ती है। सही। और अगर आपकी लाइफ हैबिट्स इस तरह की है कि आप खुद अपने तकिए के साथ मोबाइल रख के और रात सोते ही हैं किसी न किसी सोशल मीडिया को यूज करते हुए, तो फिर आप बच्चे से ये तवक्को नहीं रख सकते। वो Exactly. भी सही कहा फिर सर। वो भी फिर देखते देखते इन चीजों को जो है वो सो जाएगा। दूसरी चीज कि जब दुनिया में आपने देखा कुकिंग और ये सारी चीजें इम्प्रूव हुई, तो लोगों के अंदर जो लेजीनेस है वो भी बढ़ गई कि जब आप कोई रेसिपी अगर किचन में लगा के देख रही है टैबलेट पे, तो लाजमी बात है फिर वही बच्चा भी चाहेगा कि वो जो अपना लेजर टाइम है उसी में स्पेंड करे, उसी गैजेट के साथ वो स्पेंड करे। और जो फिर अपना डाइनिंग टेबल पे या जॉइंट फैमिली सिस्टम टूट गया, आस्ता आस्ता न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम वजूद में आया, और जहाँ भी अर्बनाइजेशन होती है वहाँ ये चीजें होती हैं। जब न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम होता है तो फिर जो दो ऑप्शन आपके पास होते हैं, एक तो अपनी आसानी के लिए आप उसे गैजेट दे देते हैं ताकि वो बच्चा रोए ना, तंग ना करे, या वो अक्सर आपने देखा है रोते हुए बच्चे, उनको मोबाइल दे दो, टैबलेट दे दो, वो खामोश हो जाते हैं। हाँ सर, अक्सर हमने देखा है कि माएँ अपना बच्चों को चुप कराने के लिए, बहलाने के लिए, या फिर अपना कोई घर का काम कर रही हूँ तो बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे दिए जाते हैं, या फिर उस पर कोई वीडियो लगा के दे देती हैं ताकि बच्चा बहल जाए। अच्छा सर, अभी भी हमारी सोसाइटी में दो तरह के पेरेंट्स हैं। एक वो जो कि चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड रहें और वो उसका इस्तेमाल करें, और दूसरे जो हैं वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट। उनका ये मानना है कि टेक्नोलॉजी से बच्चों में जो है वो बिगाड़ पैदा होता है। तो अब टेक्नोलॉजी के बगैर आजकल हम रह नहीं सकते, तो क्या कहेंगे सर कि टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड रहना कितना ज़रूरी है और इसकी बाउंड्रीज़ क्या होनी चाहिए, कहाँ पे हमें बाउंड्रीज डिफाइन करनी चाहिए? बिल्कुल, ये दोनों ही एक्सट्रीमिस्ट यानी इंतहा पसंदाना सोच है। एक बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी ना इस्तेमाल करें जी। और एक ये कि टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चों में खराबी नहीं, एक वजूहात नहीं होती। जब बच्चों में चाइल्ड डेलिक्वेंसी होती है तो वो एक वजूहात नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। उसमें माँ बाप के आपस में झगड़े, उसमें जो फैमिली की इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के पीछे जो झगड़े होते हैं वो होते हैं कि वो देखता है वालिद बहन भाइयों से जायदाद के लिए लड़ रहा है, तो वो बच्चा भी आपस में कहीं ना कहीं फरार का रास्ता इख्तियार करता है। सही। इसके साथ साथ जो उसके ऊपर बच्चों की पर्सनैलिटी होती है, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत कम बोलते हैं। तो बार बार प्रॉम्प्ट करना, माँ बाप का दूसरे बच्चों से कंपटीशन करना 1000 वजह से। खैर, जिस तरह आपने बात के ये जो दो तरह के सोसाइटी में कंट्रोल होते हैं, एक तो आपका कंट्रोल होता है जो रियासत कवानीन बनाती है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 बनाया। दूसरे होते हैं जो सोसाइटी अपनी नॉर्म्स खुद अडॉप्ट करती है। मिसाल के तौर पे एक टाइम रख लिया कि आपने 30 मिनट्स आपका बच्चा जो है वो गैजेट यूज करेगा, और जो 30 मिनट से ज्यादा यूज करेगा तो फिर उसके साथ आपने कोई अल्टरनेटिव होम मैनेजमेंट की बहुत सारी टेक्निक होती है कि आपने जब उसे पिकनिक पे लेके जाना है तो आपने कहना है जी फलां बंदा जाएगा, फलां नहीं जाएगा। ये बहुत सारे इस तरह के आइडियाज होते हैं। ब्रेकफास्ट पे करना है तो अच्छा सर देखिए, आजकल तो आपको पता है पार्क्स वगैरह भी बंद हैं उस तरह, मतलब बच्चों के पास भी इतने मौके नहीं हैं, तो उनके पास भी पढ़ने के लिए भी कंप्यूटर और टैब या स्मार्टफोन ही है, और उसके अलावा अपना वक्त गुजारने के लिए भी उनके पास यही चीज़ें हैं। तो ये उनके लिए किस तरह नुकसानदेह साबित हो सकती हैं या फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं? वालिदैन की क्या जिम्मेदारी है? इस हवाले से मज़ीद आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। एक छोटे से वक्फे का वक्त आन पहुँचा है दोस्तों, कहीं नहीं जाना है। एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ आज मौजूद हैं राना आसिफ हबीब जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और माहिर तालीम भी हैं। और आज हम टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें। सर, ब्रेक से पहले हमने बात की कि बच्चों की जो है वो बच्चे जो हैं जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं
तो माँ बाप की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि अब हम देखते हैं कि बच्चों में की वो एक्टिविटीज़ नहीं रही हैं, वो उनका खेलना कूदना जो कि पहले दौर में होता था वो बहुत कम हो गया। वो ज़्यादातर या तो वीडियो गेम्स पे बैठे होते हैं या फिर वो वीडियोस देख रहे होते हैं। अगर छोटे बच्चों की बात करें तो हर चीज़ जो है वो गैजेट्स, उनके लिए खेलना भी उनके लिए वही है, टाइम गुजारना भी। तो इसमें माँ बाप की क्या जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से बच्चों को वापस उस पे लेके जा सकते हैं, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज कर सकते हैं? जी, कोविड की वजह से ये सिचुएशन जो है पहले से और बुरी हो गई। एक तो जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं वहाँ पे उन्होंने जो पूरा बिल्डर माफिया या जो लोग हैं उन्होंने बच्चों के खेलों के मैदान ही खत्म कर दिए, पार्क ही खत्म कर दिए। लेकिन कोविड के बाद जो उसके एसओपीज हैं उसके अंदर रहते हुए भी बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं फिजिकल जो किए जा सकते हैं और जिसके लिए माँ बाप को कोई बहुत बड़ी स्पेस नहीं चाहिए। आप जो बैडमिंटन है या छोटी चीजें हैं, जो टेबल टेनिस है, ऐसे बहुत सारे इंडोर गेम्स भी हैं जो आप अपने बच्चों को जो है उनके साथ खुद खेल सकते हैं। जब तक आप खुद नहीं खेलेंगे तो उस वक्त तक बच्चे उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उन चीजों के अंदर। और ये यानी कि हमें खुद भी फोन वगैरह से बाहर निकलना पड़ेगा तभी हम बच्चों को भी रोक सकेंगे। जी बिल्कुल। सबसे पहले वो एक चीज होती है, साइकोलॉजी में कहते हैं कॉग्निटिव डिसऑनेस्ट, यानी जो बात हम उन्हें कहें वो उस पर अमल होते हुए उन्हें नजर भी आए। अगर नहीं होगा तो फिर वो समझेंगे कि जो कहता है इंसान कुछ और होता है, जो करता है कुछ और होता है। फिर ये उनका बिलीफ सिस्टम बन जाता है और इस पे वो यकीन करना शुरू कर देते हैं। तो ये जाहिर बात है माँ बाप के लिए, खासतौर पर उन माँ बाप के लिए जिनके एक से ज्यादा बच्चे हैं, उनके लिए और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि घर में कितने गैजेट लेके आएंगे, कितनी कम्युनिकेशन की चीजें लेके आएंगे। अगर किसी के 4 या 5 बच्चे हैं जी, तो उनके लिए तो ये फिर एक और बड़ा इकोनॉमिक बर्डन हो गया ये चीजें टेक्नोलॉजी की लेके आना और ऑनलाइन क्लासेस, ये चीजें करना। ऑनलाइन तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर एक टाइम में 4 बच्चों की क्लासें हैं तो क्या आप 4 लैपटॉप लेके आएंगे? कहाँ से 4 लैपटॉप, 4 टैब्स या 4 स्मार्टफोन्स होंगे? ये तो फिर देखें इस वक्त ज्यादातर लोग जो हैं उनके घर में सबके पास स्मार्टफोन है, वो एक फोन को शेयर करके जो भी करके किसी ना किसी तरह गुजारा हो रहा है, या लेक्चर्स जो हैं बाद में वो रिपीट देख लिए बच्चों ने। लेकिन अगर आप स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए काम करते हैं ज्यादातर, तो उन बच्चों के पास तो मतलब ये सहूलत मौजूद नहीं है। 1 साल हो गया, उन्होंने स्कूल वगैरह भी बंद हो गए उनके, और ना उनके पास लैपटॉप वगैरह इस तरह हैं कि वो अपनी ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो बरकरार रख सकें। तो उन बेचारों के साथ क्या आप समझते हैं, ऐसे मौके पे क्या कहना चाहेंगे? ना सिर्फ स्ट्रीट चिल्ड्रन, ना सिर्फ वो, बल्कि उनके अलावा जो 2-2.5 करोड़ बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनके पास भी कोई इस तरह की सेटअप मौजूद नहीं है। और उनके जो गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स हैं उनको तो एक बहुत बड़ा बहाना मिल गया कोविड के। अब तो वो कुछ भी नहीं कर रहे। अब ना वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में कोई एक्टिविटीज हो रही है। ये जो आपके अर्बन या सेमी अर्बन इलाके हैं ना, कराची हो गया, छोटे शहर हो गए, वहाँ तो चलो सेक्रेटरी का प्रेशर होता है, डायरेक्टर एजुकेशन, वो उसके आगे अगर आप जाते जाएं तो अगर आप सरकार पर में जाएं तो वहाँ तो उन स्कूलों में बिजली नहीं है। मिट्टी में, इस्लाम कोर्ट में तो जहाँ बिजली नहीं है, दरख्त के नीचे एक स्कूल को नाम दे दिया गया है, वहाँ तो उनका कम्युनिकेशन तो बिल्कुल ही रुक गया। और कोविड की वजह से उनका तालीम से जो थोड़ा बहुत राब्ता था, जो फिजिकल टीचर आता था, वो भी अब खत्म हो गया। तो सर ऐसे बच्चे जो कि बिल्कुल ही अब तालीम से दूर हो गए हैं कोविड की वजह से, उनके पास उनके स्कूल्स बंद हो गए हैं, उनके घरों में टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन अफोर्ड कर सकें, तो ऐसे बच्चों को वापस तालीम की तरफ लाना, क्योंकि इससे तो हमारे वो जो इलिटरेसी रेट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। क्या समझते हैं, क्या हुकूमत को करना चाहिए? देखिए, एसओपी को रखते हुए अगर हुकूमत अपनी सारी मीटिंगें कर सकती है, सेमिनार कर सकती है, कॉन्फ्रेंस कर सकती है, तो तमाम चीजें जब आपकी जारी और सारी हैं, आपके शॉपिंग सेंटर खुले हुए हैं, आपके इतवार बाजार खुले हुए हैं, आपका सारी चीजें खुली हैं, तो हुकूमत अगर नियत करे तो एसओपी को रखते हुए, वैसे ही इतने ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे नहीं है, तो जो रखते हुए हुकूमत चाहे तो उन कम्युनिटी वर्कर्स को, इन सबको इन्वॉल्व करे और स्कूल को एटलीस्ट जारी और सारी रखे। एक बहाना ना बना ले कि भाई हमने स्कूल सिर्फ बंद रखने, बाकी पूरा मुल्क हमने खुला रखा। सही 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 सही।
बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा राना साहब, हमें अभी एक वक्फे की तरफ बढ़ना है और वक्फे के बाद जब वापस आते हैं तो हम ज़रा वो जो स्पेसिफिकली आज हम जो पेरेंट्स का रोल है उसके ऊपर बात करने वाले हैं, तो मैं चाहूँगा कि उस पर ज़रा हम बात करते हैं कि वाकई वालिदैन की जिम्मेदारियाँ किस हद तक बढ़ चुकी हैं और हमें कहाँ कहाँ अपनी आँख जो है वो खुली रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बच्चों के बिल का सवाल है ये इस कौम के मुस्तकबिल का सवाल है, जिसको हम सब ने मजमूई तौर पे मिल के इंशाल्लाह जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके अपने बच्चों के लिए इससे सिर्फ फ़ायदा और बेहतरी ढूंढ के देनी है, ना कि उनके लिए नुकसानात। एक वक्फा है, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में मैं हूं फ़हीम अब्बास और मेरे साथ हैं ज़हरा रज़ा, और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे एक बहुत ही अहम मेहमान मौजूद है, राना आसिफ हबीब साहब। राना साहब जो हैं वो माहिर तालीम हैं, वो वकालत के शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हैं और समाजी कारकुन है, मुल्क के नामवर समाजी कारकुनों में इनका शुमार होता है। और एक अरसे से ये स्ट्रीट चिल्ड्रन जो वो बच्चे जो तालीम को अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए तालीम की सहूलतें जो हैं वो उन्हें फ़राहम कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं उनका फ़ायदा भी हुआ है। तो आज हम इनसे ओवरऑल बात कर रहे हैं कि स्मार्टफोन्स और टेक्नोलॉजी के दौर में वालिदैन का क्या किरदार है। राना साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त देखें, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर माँ बाप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके बच्चों को कोई स्मार्टफोन या टैब या कंप्यूटर वगैरह लेके दे देते हैं। अब उन्हें इतना ज़्यादा पता भी नहीं है माँ बाप को इन टेक्नोलॉजी मतलब इन सारे डिवाइसेस के हवाले से। बच्चे वो पबजी खेलना चाहते हैं, बच्चे और भी ऐसी बहुत सारी गेम्स जिनको इस वक्त सरकारी तौर पे मतलब कोई ज़्यादा अच्छी अहमियत हासिल नहीं है, और उसके बारे में माहिरीन भी कहते हैं कि बच्चों के मुस्तकबिल जो है वो ख़राब हो सकते हैं। बच्चे टिकटॉक के लिए अब वालिदैन को ये कहते हैं कि मैं बड़ा होकर टिकटॉकर बनूंगा, मैं जा रहा हूँ। वो हमने देखा है कि एक ग्रुप्स की शक्ल में बच्चे वीडियोस बना रहे होते हैं, सड़कों पे खड़े होते हैं, जिसका अगर उनकी पढ़ाई के रास्ते में सॉरी कोरोना नहीं है वैसे अगर पढ़ाई की वजह से कोई रुकावट आ रही है पढ़ाई में उनके, तो वो माँ बाप को तो वो कुछ और बता के जा रहे हैं। माँ बाप भोले हैं, वो कहते हैं ठीक है तुम जा रहे हो, कोई ना कोई इसमें जो है ना इनका फ्यूचर है। फिर उसके साथ साथ फहश मवाद जो है वो इनकी रसाई में बच्चों के आ गया है। तो वालिदैन को क्या करना चाहिए, ज़रा किस तरह नज़र रखनी चाहिए, ज़रा इस हवाले से प्लीज़ कुछ टिप्स हमें बताएं। जी बिल्कुल, ये फ्लड ऑफ टेक्नोलॉजी का दौर है जो अभी हम कह रहे हैं कि इसमें तो माँ बाप की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप अपना जितना बच्चों से इंटरेक्शन इम्प्रूव कर सकते हैं, सही उतना ज़्यादा इंटरेक्शन इम्प्रूव करें। और बच्चों के साथ जब वो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हों, कोशिश करें हत्तुल इम्कान जितना आप उनके साथ बैठ सकते हैं उतना आप उनके साथ बैठें, क्योंकि जो बहुत सारी ऐसे प्रैंक या इस तरह की चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फाश मवाद में तो नहीं आती, लेकिन वो बच्चों की साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं, उनके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में। और बहुत सारे जो अपनी लाइक्स या इस तरह की चीज़ें बढ़ाने के लिए जो अल्फाज का चुनाव एट्रीब्यूशन करते हैं प्रैंक्स के अंदर, वो बच्चों की निजी जिंदगी में भी आना शुरू हो जाता है वो चीजें। तो इन चीजों को जरूर देखें कि आपके बच्चे के मोबाइल में एप्लीकेशंस कौन कौन। हर माँ बाप तो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी एक वालिद या वालिदैन जब साथ बैठे होते हैं तो बच्चों के अंदर एक इंटरनल कंट्रोल का निज़ाम उसके अंदर आता है कि हाँ भाई मैं ये मेरे ऊपर नजर रखे हुए। तो ये इसके साथ साथ पेरेंट्स जो है कोशिश करें कि जो कजन इंटरेक्शन पहले होता था उनको दोबारा बहाल करें उन चीजों को। ये नहीं कि कोरोना के एसओपी को मलूज़ खातिर न रखें, वो जरूर रखें, लेकिन कजन गैदरिंग्स है, कजन इंटरेक्शन है, और गैजेट्स के ऊपर भी कजन इंटरेक्शन हो सकता है। या जूम के ऊपर 4, 5, 10 कजन बैठ के बात कर सकते हैं। फैमिली के ग्रुप्स वगैरह बने होते हैं, वो भी एक अच्छी एक्टिविटी हो सकती है। जी, फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और अच्छा उनके अंदर हाँ
सही। बच्चों में आजकल पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सोशल प्रेशर की अगर बात करें तो इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक हो गया या दूसरी ऐप्स के कितने फॉलोअर्स हैं तुम्हारे, मेरे इतने फॉलोअर्स नहीं हैं। या अगर कोई बच्चा कोई पोस्ट डालता है, कोई पिक्चर डालता है तो वो कॉन्शियस रहता है कि कितने लाइक्स आए, फिर दूसरा फ्रेंड उसको कहता है कि तुम्हारे इतने लाइक्स नहीं हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें। तो ये जो पीयर प्रेशर है उसको किस तरह हैंडल किया जा सकता है, यहाँ माँ बाप का क्या रोल हो सकता है? जी, यहाँ माँ बाप का एक तो अहम रोल है कि बच्चों को बताएं कि खूबसूरती जो है वो उसकी बच्चे के बिहेवियर में होती है, उसकी ज़ाहिरी हैसियत में नहीं होती। कि अगर उसका थोड़ा चेहरा डार्क है या अगर उसका कद छोटा है या उसकी थोड़ा हेल्दी है या वो उस ब्यूटी की डेफिनेशन पे नहीं आता जो एक फ्री इकोनॉमी के लोगों ने दी है। जो मिस वर्ल्ड या मिस इस तरह की कोई डेफिनेशन है, उस पर अगर वो कोई बच्ची या बच्चा पूरा नहीं उतरता तो उसको बताना चाहिए कि ये जिंदगी जो है ये एक उस ग्लैमर वर्ल्ड से बिल्कुल हट के जिंदगी है और रियलिस्टिक वे में आप अंदर से अपने बिहेवियर से उतने ही खूबसूरत हो सकते हैं जिस तरह सारी दुनिया का हर शख्स कोई खूबसूरत है। तो ये चीजें जब आप बताएंगे तो उनके अंदर से वो कंपटीशन का जो रुझान है वो खत्म होगा और आपस में कोऑपरेशन का रुझान बढ़ेगा। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच राना आसिफ हबीब साहब, आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है वो कुछ एक्सप्लेन किया। ज़रा मेरा ख्याल है कि जिस तरह राना साहब बात कर रहे थे, हम इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हैं कि वालिदैन को अपने बच्चों को बताना चाहिए कि ये ठीक नहीं है और ये सोशल मीडिया के लाइक्स और ये फॉलोअर्स, ये सारा कुछ इनसे आगे भी एक दुनिया है। और ये बिल्कुल ऐसा ही है ना कि कल जैसे हमारे पास फैमिली के जो एल्बम्स होते थे, मतलब हम वो लेके और गली में खड़े हो जाएं, सबको दिखाएं जनाब, पूरे मोहल्ले वालों को, ये देखें ये तस्वीर कैसी। तो ये हम जो भी खाया, दाल भी खाई तो उस फेसबुक पे लगा दी, तो ये एक अच्छा वो रवैया नहीं है। और बच्चे कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी मुब्तला हो रहे हैं इससे। एग्जैक्टली। और मैं माँ बाप के हवाले से जो पर्सनली, क्योंकि मैं भी एक बाप हूँ, तो मैं समझता हूँ कि जो मर्द हजरात हैं उन्हें वो जब घर जाएं तो वो फ़ोन के साथ अपना रिश्ता थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। ठीक है, वो सारा दिन काम करते रहते होंगे, उनको फ़ोन करने का मौका नहीं मिलता होगा, मगर जब बच्चों में और फैमिली में जा रहे हैं तो वो फ़ोन को कम से कम इस्तेमाल करें। और ख़वातीन भी सारा दिन बच्चों के सामने अम्मी से, पुप्पो से वो फ़ोन पर जो है ना वो बातें कम से कम करें, ताकि बच्चों की जहन साजी जो है वो बेहतर अंदाज से हो सके। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद नहायत अहम मौजू पर बात करना है हमें, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास। और प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे। पाकिस्तान को इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। हम इस वक्त एक बहुत ही नाजुक दौर से गुज़र रहे हैं। बहुत सारे अंदरूनी चैलेंजेस का भी सामना है हमें और बहुत सारे बैरूनी मसाइल का भी। एक बहुत बड़ा मसला जिससे इस वक्त पूरी दुनिया मुकाबला कर रही है वो है कोविड-19। इसके अलावा मुल्क में महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, दहशतगर्दी का हमें सामना है। मसाइल की अगर बात करें तो मसाइल लातादाद हैं, लेकिन इसका हल क्या होना चाहिए? अब क्या हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है? सबको मिलकर चैलेंजेस का सामना करना होगा, क्योंकि फ़हीम अब ऐसा वक्त आ गया मेरे ख़्याल से कि हम एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाने के बजाय और एक दूसरे को पॉइंट आउट करने के बजाय जो है मिलकर चैलेंजेस का सामना करें, क्योंकि इत्तेहाद में ही जो है वो बरकत है। बिल्कुल सही कह रही हैं। मतलब कोई भी एक शख्स ऐसा नहीं है कि जिसके पास कोई अलादीन का चिराग हो या जादू की छड़ी हो और वो मुल्क को ठीक कर दे। हमारे मुल्क को एक तो हमारे दुश्मन की वजह से जो हमारे दीवार के साथ बैठा है उसकी तरफ से बहुत सारे मसाइल का सामना है हमें, और कुछ मसाइल हमने खुद भी अपने लिए खुद इकट्ठे किए हुए हैं, क्रिएट किए हुए हैं। तो इसी हवाले से बात करते हैं कि वतन अजीज़ को ये जो दरपेश मसाइल हैं इनसे निकलने के लिए हम सबको मजमूई तौर पे क्या किरदार अदा करने की ज़रूरत है। और अगर किसी भी मसले को हल करना हो तो सबसे पहले हमें उस मसले को जानना होता है। तो आइए आज पाकिस्तान को जो दरपेश मसाइल हैं इनके हवाले से बात करते हैं और अपनी अपनी ज़िम्मेदारी लेके कोशिश करते हैं कि हम अपनी अपनी जगह पर बैठ के क्या क्या उसका हल कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान मौजूद है स्टूडियो में। आप एक तजियाकार हैं और आपसे हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे इस तरह मुफीद जो है वो
राय जो है वो ले चुके हैं। हमारे साथ है मोहम्मद अकमल चौधरी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे? बहुत बहुत कैसे, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक बिल्कुल। माशाल्लाह, आप पहले से ज़्यादा फ्रेश लग रहे हैं। ये कौन सा डाइटिंग प्लान आप यूज़ कर रहे हैं, जरा ये सर तो बस बताइए। नेचुरल डाइटिंग प्लान है और मतलब वो है रूटीन की चीज़ें हैं। क्या बात। अच्छा अकमल भाई, मतलब आपकी नज़र में पाकिस्तान को किन किन चैलेंजेस का सामना है? मतलब आप क्या समझते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से हम रुके हुए हैं, या हमारी तरक्की में, या उस तरह जो है ना कंपैरेटिवली हमारे लिए रुकावट है? देखिए, मैं सबसे पहले जो है ना गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा अल्लामा इकबाल के इस शेर से, आप लोगों की इस गुफ्तगू के पस मंज़र में जी। कि फ़र्द कायम रब्त मिलत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। वाह। ठीक है ना। तो असल में इत्तेफाक में ही बरकत है। हमें लिसानी तासुब से बालातर होकर सोचना चाहिए, एक पाकिस्तानी बन के सोचना चाहिए, एक मुसलमान होकर सोचना चाहिए। पाकिस्तान से भी मतलब आगे आप देखें, हमारा जो एक कुरान जो है वो मेरे ख्याल में हम सब किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो कोई भी, उसके ऊपर हम सब यकजहत है। हमारा नबी एक है, ठीक है ना। देयर आर मेन जो सर्टेन चीज़ें हैं वो हम सबकी एक है। तो फिर हमारे ये आपस की छोटी मोटी रंजिशें और इख्तिलाफात जो है ना, उसको बैरूनी ताकतें इनकैश करती हैं। जैसा कि आपने बताया कि चैलेंजेस का सामना है इंटरनल महाज के ऊपर भी और एक्सटर्नल। इंटरनली हमारे यहाँ पे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं, पावर्टी एलिवेशन का मसला है, एम्प्लॉयमेंट का मसला है, दीगर मसाइल तालीम, हैं, सेहत के मसाइल, उसके साथ लोड तालीम शेडिंग के, बिल्कुल महंगाई वो के। अब मसला, अब उसके साथ साथ अगर सोशल लेवल के ऊपर हम देखा जाए तो हमारे यहाँ यकजहती और भाईचारा भी नहीं है, उसकी भी बड़ी कमी पाई जाती है। ठीक है, अब उसका मैंने चंद एक चीज़ें हमें अब अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए अपनी नेशन में। मैं एक बात आपको बताऊं, अक्सर औकात जो है ना, मैं हमारे बाज़ सियासी लीडरान भी जज्बात में आके इस तरह की कोई बातें यानी कोई सियासी वाक़या ऐसा हो जाता है कि उसके पस मंज़र में वो ये कहते हैं जी देखें, अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बलूचिस्तान है वो ये है जी, ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, ये पाकिस्तान को ख़तरा लाहक हो सकता है, पाकिस्तान की सालों, ऐसे आपने अक्सर बयानात सुने होंगे। सर बहुत सारे ऐसे बयानात हम देखते हैं। अब जी। जब वो ये वाले बात करते हैं तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि ये लोग क्या मतलब क्या पाकिस्तान के साथ रह के जो भी कोई इस किस्म की सोच रखता है तो वो क्या पाकिस्तान पे एहसान कर रहे हैं, या किसी और पे एहसान कर रहे हैं, या पाक फौज पे एहसान कर रहे हैं, या स्टेट पे एहसान कर रहे हैं? अगर चारों सूबे आपस में जुड़े हुए हैं, अगर मुख्तलिफ कौमियतों के एक मुसलमान आपस में जुड़े हुए हैं तो एक दूसरे पे कोई एहसान नहीं कर रहा। दूसरे जो सूबे हैं या छोटे सूबे हैं वो एहसास से कमतरी का अलग शिकार है कि फ़लाँ हमारा हक खा गया। भाई, हक खा गया नहीं खा गया इसके ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं। ये अगर इसमें कोई मसले मसाइल होंगे हम बहस कर सकते हैं, लेकिन हमारे अब बलूचिस्तान में जो है वो मसाइल शुरू हुए हैं, दूसरे यहाँ पे भी मैंने अक्सर देखा है लोग, मगर दुश्मन भी तो वो देखे ना, इन्वॉल्वमेंट उसकी भी तो है बलूचिस्तान के हवाले मैं से। उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, अब होता क्या है कि इन चीज़ों को बैरूनी ताकतें इनकैश करती हैं ना, उनको तो ऐसे लोग चाहिए होते हैं ब्रेन वॉशिंग के लिए लेकिन उनको सबसे पहले देखना चाहिए जो भी ये बात करता है कि जी हम जो है ना बहुत हम पाकिस्तान खपे और पाकिस्तान के ऊपर हमने बहुत बड़ा एहसान किया हुआ, हम पाकिस्तान के साथ जुड़े में, या जो खारजी लोग हैं जो पाकिस्तान के एंटी चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तानी होने के बावजूद, उनके लिए मेरा पैगाम है कि भाई आप सबसे पहले इंडिया में रहने वाले मुसलमानों की हालत देखें। वहाँ पे वो दूसरे दर्जे के शहरी बन के रह रहे हैं। कश्मीर में आप देख लें, आप फ़लस्तीन में देख लें, इतनी सी रियासत बना दी है। तो अगर वो लोग ये सोच रहे हैं कि ये इस तरह करने से और एक दूसरे से अलहदा होने से हम कामयाब हो जाएंगे और इंडिया हमें हमारा साथ दे जाएगा, तो ये गलत फहमी है। हम एक आज़ाद मुमलिकत में रहते हैं और हमें इस चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए। नाशुक्री वाला जो रवैया है ना, ये बिल्कुल भी इसको आगे नहीं लेके जाता, और इसे दीन इस्लाम ने भी इसके हवाले से सख्ती से मना किया है कि उन्होंने, अल्लाह ताला कहते हैं कि आप शुक्र अदा करें, मैं और दूंगा। एक वक्फा है जी, वक्फे के बाद वापस आते हैं तो मजीद इसी हवाले से बातचीत का सिलसिला मोहम्मद अकमल चौधरी साहब से हम जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में फिर से खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास, और स्टूडियो में हमारे साथ एक बहुत ही अहम गेस्ट मौजूद हैं, मोहम्मद अकमल चौधरी साहब, जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। और आज हम इनसे मुल्क के हवाले से बात करें कि मुल्क को जो चैलेंजेस का सामना है उस हवाले से हम इनसे बात करें। सर, पाकिस्तान को इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, जैसे कि हमने बात भी की, अंदरूनी मसाइल भी हैं, बैरूनी मसाइल भी हैं। और ऐसे में जो हमारी सियासी जमातें हैं वो हमारे ही इदारों को तनकीद का निशाना बनाती हैं और हमारे ही इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो बात करती हैं। क्या किरदार होना चाहिए सियासी जमातों का, क्योंकि अभी पाकिस्तान को एक बड़ा मसला दहशतगर्दी का भी है। जिस तरह से भारत पाकिस्तान को तकसीम करने की कोशिश कर रहा है और जिस तरह से फंडिंग की जाती है, बलूचिस्तान का हमने अभी वाक़या देखा। तो ऐसे में अब सियासी जमातों का किरदार क्या होना चाहिए? अच्छा, एक मैं सबसे पहले चीज़ क्लियर करता चलूँ जी कि फ़ौज का सियासत में किरदार होना चाहिए नहीं। देखें, जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं या खुफिया एजेंसीज़ जो हम बोलते हैं, जिनका काम ही मुल्क की सालमियत का होता है, जी हाँ। तो उनका नॉर्मली पॉलिटिकल चेक एंड बैलेंस रखना होता है। वो सामने सामने नहीं होता, वो बैक एंड पे होते हैं। अमेरिकन CIA को देख लें या इंडियन एजेंसी रॉ है। अच्छा, हमारे यहाँ पे दीगर मुल्कों की भी एजेंसीज़ हैं, वो बाकायदा पूरी एक एक ब्यूरोक्रेसी का या अपने बंदों का भी और दूसरों का भी एक चेक एंड बैलेंस रखते हैं। वरना तो मुल्क की सलामती दाव पे लग जाएगी ना। जिस सेंसिटिव पोजीशंस के ऊपर अगर बंदे बैठे हुए, खुदा ना खास्ता वहाँ पे अगर कोई दुश्मन मुल्क का कोई बंदा या उसको सपोर्ट कर रहा हो, तो इस हवाले से इनका किरदार आप ख़त्म नहीं कर सकते। वो हर एक मुल्क में है और स्ट्रेटेजिक नेचर का होता है, वो तो होता ही है। अब हमारे यहाँ पे चूंकि जो ISI का जो रोल है वो डायरेक्ट फ़ौज के अंडर में है, तो इसलिए वो लोगों की ज़ुबान से लफ्ज़ निकलता है जी फ़ौज के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़। बेसिकली वो ISI एक खुफिया तंजीम है, वो उसका काम है, उसका रूटीन का काम है। वो उसमें सिर्फ सियासतदान नहीं आते, उसमें मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो अपना काम कर रहे होते हैं। एक बात। दूसरा, मैं आपको बात बताऊं, ये जो आप कह रहे हैं कि जी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करना, देखें, फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करना या स्टेट के ख़िलाफ़ बात करना, ये डायरेक्ट गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। ठीक है जी। मसला ये है कि लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ बात की जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान खान के ख़िलाफ़ बात की जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़ बात की जाए, या कोई भी सिटिंग गवर्नमेंट का, तो वो चीज़ डिफरेंट चीज़ है। स्टेट और गवर्नमेंट इज़ ए डिफरेंट थिंग। ठीक है ना। इसीलिए अगर आर्मी का किसी फ़र्ज़ करें, मेरा अगर कोई दोस्त है, मेजर है या कुछ भी है, अगर मेरा उसके साथ कोई ज़ाती नोयत का मसला हो जाता है, तो इसका ये मतलब है मैं गद्दार हो गया हूँ। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें डिफरेंशिएट करके रखना चाहिए। सर, ये तो इदारों के खिलाफ बात करते हैं और एज ए होल इदारों के खिलाफ जो भी बात करता है उसको कंडेम करना चाहिए। और कोई भी इस किस्म की जो बात करता है, देखिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ जो है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। 2008-7 से जब से ये लोग वजीरिस्तान में जो है ना, वो आपको तो पता है कि कैसा मतलब खौफ की अलामत समझा जाता था वजीरिस्तान। वहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने गले कटवाए हमारे फौजी भाइयों ने, मतलब इन लोगों की तो तस्वीरें और वीडियो हमने देखी हुई है कि किस तरीके से बेचारों ने कुर्बानियां दी। साहब मेहमान आए हुए थे, उनका बेटा जो है वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ जो एक ऑपरेशन चल रहा है उसमें है इस वक्त। तो वो दुआएं भी कर रहे थे और बड़े मुतमईन थे कि वो हमारा बेटा वहाँ पे गया हुआ है और वो एक मतलब एक अच्छा काम के लिए पाकिस्तान के लिए जो है ना वो कुर्बानियाँ दी। और पिछले 15 साल पाकिस्तान ने 17 साल जिस तरीके से हम मतलब आफ्टर 9/11 को याद हो या ना हो, मुसलमानों और ख़ास तौर पे पाकिस्तान का तो नाम ही जो है ना एक दहशत की इलामत बना दिया गया था। बैरूनी दुनिया से हमारा राब्ता तकरीबन कट गया था। डू मोर और एयर स्ट्राइक्स जो होती रही हैं वजीरिस्तान के ऊपर। उसके बाद मैं तो पाक फौज को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये जो इन्होंने बॉर्डर के ऊपर वो जो बाढ़ लगाई है अफगानिस्तान वाली, ये इनका कारनामा सुनहरे और रूप से लिखना चाहिए। पे बम ब्लास्ट होना शुरू हो गए थे। अब जब से वो बाढ़ लगी है तो आप देखें किस तरीके से, आपने नहीं सुना होगा इस तरह का कोई वाकया हुआ है, इक्का दुक्का कोई हो जाए तो हो जाए। तो अब ये इन लोगों की कुर्बानियों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, 2014 में की अगर बात की जाए तो उस वक्त पाकिस्तान का जो क्राइम इंडेक्स है वो 6ठे नंबर पे था। उसके बाद जो इतने ऑपरेशंस हुए, 3,71,000 से ज़्यादा ऑपरेशंस हुए। और मज़े की बात ये, मैं आपको एक और बात बताऊं, पाक फौज देखें कितने महाजों पे लड़ी है।
यहाँ आप अगर कराची के हालात को देखें, यहाँ पे पाकिस्तान रेंजर्स ने जो रोल प्ले किया, वरना यहाँ पे जिस तरीके से कराची को एक एक कॉल के ऊपर बंद कर दिया जाता था, हर एक की तरफ से, कोई एक स्पेसिफिक तंजीम नहीं, हर एक ने अपना अपना वो 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई थी अपनी अपनी टेरिटरी में, हर कोई जो है ना वो लियारी के अलग और वो दूसरे अलग और इधर के अलग, तो उन्होंने बनाया हुआ था, उसका ऑपरेशन करके उसको क्लीन अप किया। माशाल्लाह आज आप देखें कराची के क्या हालात हैं, किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही। वजीरिस्तान के ऊपर पाक आर्मी का आप देखें स्टांस क्या है, बलूचिस्तान में बेचारे अलग जो है ना वो लड़ रहे हैं, जितने माजों में पाकिस्तान आर्मी लड़ रही है, अगर इंडियन आर्मी लड़ रही होती तो 500 टुकड़े हो चुके होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा सर देखें, ठीक है, ये हमने जो भी हमारे इदारों की अफवाज पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं, जो उनका मकसद भी है, वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं, वो उनके लिए मुल्क जो है ना सबसे पहले, उनकी कोशिशों को हम सराहते हैं और वो हम बड़े खुशगुमान हैं कि जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं वो भी आने वाले दिनों में ठीक हो जाएंगी। सर मगर अवाम जो है उसके लिए इसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं, वो एक एक मसाइल और हुक्मरानों को देखते हुए कुछ कई मायूस भी नज़र आते हैं, जैसे बेरोज़गारी का मामला आपके सामने, महंगाई का, बिजली की कीमतों का, पेट्रोल की कीमतों का, फिर वो गैस की लोड शेडिंग का, ये वो हैं। फिर कोई भी एक चीनी भी महंगी होती है ना तो आज तक माफिया, और अगर ये माफिया है तो वो दंदनाते फिर रहे हैं और हुक्मरान जो है उनके बस की बात नहीं है। तो एक मसला भी ठीक से हल नहीं होता ना तो आवाम के अंदर मायूसी फैल रही है कि क्या इसी तरह मसाइल दर मसाइल हम जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे, क्या होगा हमारे साथ? देखिए इस वक्त जो है ना, अब आप एकदम से वो दिफाई मामला से नहीं, इकोनॉमिक मुल्क के लिए चैलेंज तो है ना, ये कितना बड़ा चैलेंज है ये इकोनॉमिक। आप जो चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, आपकी बिल्कुल बात सही है। देखिए मैं तो इस वक्त जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो फिगर्स हैं हमारे पास, वो मुझे तो याद है। अब थोड़ा सा उसमें मसला ये कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, लेकिन उसमें कोविड में लोग या गवर्नमेंट ये क्रेडिट लेके जा रही है कि जो है ना अपना आफ्टर कोविड जो है वो, या कोविड के बावजूद हमने इतनी सारी अचीवमेंट्स कर ली हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कोविड की वजह से हमने इतनी अचीवमेंट्स की हैं। फॉर एग्जांपल हमारी अगर टेक्सटाइल की जो दरामदात हैं, वो बरामदात जो बढ़ी हैं, उसमें कोविड की वजह से इंडिया, बांग्लादेश और चाइना के पास ऑर्डर्स कम हुए, तो अकॉर्डिंगली फिर हमारे पास ऑर्डर्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गया। अगर हम उसकी रियल एस्टेट के, कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में हमने काम किया है, हो गया। और फिर कोविड की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं आया जिस तरीके से आना चाहिए था। बाकी ममालिक में जैसे आया, वैसे तो हमारे लिए तो ये भी काफी है, ये भी हमारे लिए ज्यादा है। एग्जैक्टली। और मैं आपकी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा करता चलूँ, पिछले दिनों मैं था यहीं पे आया हूँ, तो कुछ दोस्त आए हुए थे बल्दिया से और औरंगी से। आपको पता है वहाँ पे स्कूल भी खुले हुए हैं। अच्छा, हाँ, स्कूल ये सर्दियों के बाद खुल चुके हैं और वो बच्चे आ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके बावजूद देखें ना, नहीं इतना वो एक्सट्रीम या शिद्दत उसमें नहीं आ रही ना, तो चीज़ें तो बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। अब उसको उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना पड़ेगा, वरना आपकी बात सही है, मायूसी फैलेगी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है कि देखिए कोविड से पहले की और बाद की वर्ल्ड जो है ना वो टोटली डिफरेंट है, डिजिटलाइज और वर्चुअल वर्ल्ड है। इसमें बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं और हमारे पास जो डायरेक्शन बदलने की जरूरत भी है आवाम को भी। सही है, एग्जैक्टली, वी हैव टू वर्क ऑन दैट। कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो दब गई हैं, कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो आईटी से रिलेटेड है, वो मतलब मेडिकल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने दबा के प्रॉफिट कमाया। बिल्कुल सही हो गया। सर जी थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए, आपके इन मुफीद मशवरों के लिए हम आपको तकलीफ देते हैं। आपको पता है सर हाजिर नवाज। दोस्तों प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया और जो बात हो रही थी मुल्की जो चैलेंजेस हैं उनके हवाले से, अगर वाकई हम वतन अजीज़ के हवाले से ये सोचते हैं कि हम कोई रोल प्ले करें, हम मुल्क को इन परेशानियों और रुकावटों से हम कुछ दूर करने के लिए कुछ अपना किरदार अदा करें, तो उसके लिए हम सबको एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी होगी। ये लसानी तासुब, ये जितने भी फ़र्क है ना, इनको मिटा के उन पे बात करनी होगी जो हम में, आप में, सब में मुश्तरक है। जो चीज़ मुश्तरक नहीं है उसके ऊपर बहस करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब हम पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे और इन सारे मसाइल को खुद हल करेंगे। फ़हीम अब्बास को, ज़ारा रज़ा को और अब तक टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह फिर बात होती है, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।